Hello, welcome back once again in basic electronics subject. So in the last lecture we have completed the common base configuration. In that lecture we have seen the circuit diagram of common base configuration. So this is the circuit diagram which we have seen in our last lecture for common base configuration. So what are the input current, input voltage, output current, output voltage? We have noted for the common base configuration, and we have plotted the input characteristic as well as the output characteristic of common base configuration and understood what is in input and output characteristics of common base configuration. Now in our today's lecture we are going to see the next type of configuration, that is common emitter configuration. So similar study we are going to see in this lecture for common emitter configuration. So first we are going to see what is the circuit diagram of common emitter configuration, then what are its inputs voltage, input current, what is in output voltage, output current. Then similarly we are going to understand its input and output characteristic also. बात समझ में आ रही है आप लोग को क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आज हम लोग अपने लेक्चर में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट किए थे इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्किट डायग्राम, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. सो एज यू नो वेरी वेल, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये नाम से ही मालूम पड़ता है. कॉमन इमीटर मतलब कौन सी टर्मिनल कॉमन है, इमीटर टर्मिनल. So in this particular configuration, emitter terminal will be common between base and collector. तो इनपुट में आपके कौन सी टर्मिनल होगी, बेस टर्मिनल होगी, और आउटपुट में आपकी कौन सी टर्मिनल होगी, कलेक्टर टर्मिनल होगी. और बीच में जो आपकी टर्मिनल होगी जो कॉमन होगी दोनों भी टर्मिनल को, वो कौन सी टर्मिनल होगी, इमीटर. तो ये जो आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा है, ये जो सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, दिस इज द सर्किट डायग्राम प्लॉटेड फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. ना अब यहाँ पे ध्यान से आपको बीच में ये ट्रांजिस्टर नजर आ रहा है, दिस इज योर ट्रांजिस्टर. अब ये ट्रांजिस्टर में ये आपका इधर पे बीच में मिडल में जो इमीटर टर्मिनल है वो कॉमन है किसको किसको, बेस को, और कौन सी टर्मिनल को, कलेक्टर को. तो इनपुट में आपकी बेस टर्मिनल है, आउटपुट में आपकी कलेक्टर का टर्मिनल है. और ये जो ट्रांजिस्टर का जो सिंबल बना हुआ है, उसको सिंबल को देखते हुए आपको समझ में आ रहा होगा ये इमीटर टर्मिनल से एरो मार्क आउटसाइड जा रहा है. तो ये कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर है, इट इज़ अ ट्रांजिस्टर ऑफ एन पी एन टाइप. ये एन पी एन टाइप का ट्रांजिस्टर है आपका. दिस एन पी एन टाइप ट्रांजिस्टर, इट इज़ यूज इन विच मोड, विच कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. ओके. तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर में हमेशा हम लोग को इनपुट जंक्शन को क्या करना होता है, फॉरवर्ड बायस, एंड आउटपुट जंक्शन को क्या करना होता है, रिवर्स बायस. तो इनपुट जंक्शन को अगर फॉरवर्ड बायस करना है, तो इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए आपके पास इनपुट में कौन कौन से टर्मिनल्स है, बेस एंड इमीटर. तो ये बेस टू इमीटर जंक्शन को आपको क्या देना पड़ेगा, फॉरवर्ड बाइजिंग देना पड़ेगा. और आउटपुट जंक्शन जो आपका क्या है, कलेक्टर टू इमीटर, तो कलेक्टर टू इमीटर टर्मिनल को आपको रिवर्स बाइजिंग देना है. तो ये आउटपुट जंक्शन है आपका. तो दिस आउटपुट जंक्शन मस्ट बी रिवर्स बायस एंड इनपुट जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस. ठीक है. तो इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस देने के लिए आपको सबसे पहले ये बेस टर्मिनल देखना है. तो बेस टर्मिनल कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर, इधर पे पी टाइप का सेमीकंडक्टर. और जो इमीटर टर्मिनल है यहाँ पे कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर. तो अगर ये बेस टू इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइजिंग देना है, तो फॉरवर्ड बाइजिंग देने के लिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को कौन सी बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. और ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर इमीटर टर्मिनल की तरफ है, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. तब जाके ये बेस टू इमीटर जंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा. So in order to do forward biasing of base to emitter junction, that is input junction in CE configuration, this base terminal is connected to positive terminal of the battery, and this n-type semiconductor E terminal is connected to the negative terminal of the battery. Hence this junction, base to emitter junction, will become forward bias. तो इस तरीके से हम लोग ने बेस टू इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइजिंग कर दिए. अब आओ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आउटपुट जंक्शन की तरफ देखते हैं, कलेक्टर टू इमीटर जंक्शन की तरफ देखते हैं. तो कलेक्टर टू इमीटर जंक्शन को रिवर्स बाइजिंग देना है. तो रिवर्स बाइजिंग देने के लिए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है कलेक्टर टर्मिनल की तरफ, तो इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. सिमिलरली ये जो इमीटर का एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जो इमीटर का एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा.
तो रिवर्स बाइजिंग आपको ऊपर से समझ में आएगा। मेन टर्मिनल आपका आउटपुट का कौन सा है, कलेक्टर। तो मेन टर्मिनल आपका कलेक्टर है, तो उस कलेक्टर को देखते हुए आपको रिवर्स बाइजिंग करना है। नो डाउट यहाँ पे दोनों भी अभी क्या हो रहा है, एन टाइप हो रहा है, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा सर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर को तो हम लोग ने नेगेटिव टर्मिनल से ही जोड़ दिए। बट द थिंग इज दैट इमीटर इज कॉमन टू बोथ, इमीटर इज कॉमन टू बोथ, तो इमीटर कॉमन है इसलिए वो हिसाब से इधर पे दोनों जगह का ध्यान रखते हुए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे। लेकिन मेन अभी आउटपुट टर्मिनल आपका कौन सा है, यहाँ पे कलेक्टर है। तो कलेक्टर क्या आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसको रिवर्स बाइजिंग देने के लिए आपको क्या करेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये कलेक्टर टू इमीटर जंक्शन जो है वो क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा। तो ये पूरा ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। और आपको क्या क्या चीज़ नज़र आएगी, अब आपको यहाँ पे मार्क किया वो दिखाई देगा, इनपुट का वोल्टेज, बेस टू इमीटर जंक्शन का वोल्टेज जिसको डिनोट करते हैं VBE। तो VBE इज नथिंग बट बेस टू इमीटर वोल्टेज। और इनपुट में जो करंट फ्लो होने वाला है वो कौन सा करंट फ्लो होने वाला है, बेस करंट IB, जिसका डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये इनसाइड द बेस करंट जा रहा है, बेस टर्मिनल में जा रहा है। तो दिस बेस करंट फ्लोइंग इनसाइड द बेस टर्मिनल। सिमिलरली आपका कलेक्टर करंट जो आउटपुट करंट है उसका डायरेक्शन दिया हुआ है, कलेक्टर करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, इट इज ऑल्सो फ्लोइंग इनसाइड द कलेक्टर करंट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, IC का जो डायरेक्शन है। और जो आउटपुट वोल्टेज है वो कलेक्टर टू इमीटर के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे, तो उसको डिनोट किया गया VCE से। तो VCE इज नथिंग बट कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। और इमीटर टर्मिनल की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IE। तो ये ऊपर की तरफ से जो आपका करंट फ्लो का डायरेक्शन दिया हुआ है, इट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ये आउटसाइड द इमीटर टर्मिनल है, दैट इज योर इमीटर करंट। तो ये सारी चीज़ें आपकी सर्किट डायग्राम में बनाई हुई है, लेबलिंग की हुई है, व्हाट इज इनपुट वोल्टेज, व्हाट इज इनपुट करंट, व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज, व्हाट इज आउटपुट करंट। इनपुट जंक्शन को फॉल्ट बाइस करने के लिए जो बैटरी यूज हुई है वो VBB, क्योंकि बेस को कनेक्ट किया हुआ है, तो बेस टर्मिनल पे कनेक्ट किया हुआ है, दैट्स वाई उस बैटरी को नाम जो डिनोट किया गया वो नाम से क्या डिनोट किया, VBB। और जो कलेक्टर टर्मिनल की तरफ जो बैटरी को कनेक्ट किया गया रिवर्स बाइस करने के लिए वो कलेक्टर पे है, तो इसके लिए उसको क्या नाम दिया गया, VCC। तो आई थिंक सारी चीज़ अब ये सर्किट डायग्राम से रिलेटेड क्लियर है। तो इनपुट वोल्टेज क्या रहेगा इसका, कलेक्टर टू इमीटर का इनपुट वोल्टेज रहेगा आपका बेस टू इमीटर वोल्टेज VBE। इनपुट करंट क्या रहेगा आपका IB। आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा आपका VCE, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। और आउटपुट करंट क्या रहेगा आपका IC। तो ये सारी चीज़ आपने नोट डाउन कर लिए। ये नोट डाउन क्यों कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को आसानी हो जाती है जब हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो प्लॉट होता है वो इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट के बीच में प्लॉट होता है। तो जब आपको सारी चीज़ें मालूम होगी तो यू कैन ईजिली प्लॉट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो बेस टू इमीटर वोल्टेज इज योर इनपुट वोल्टेज, बेस करंट इज योर बेस करंट, इनपुट करंट। और आउटपुट वोल्टेज आपका VCE है और आउटपुट करंट आपका IC है। Okay, now coming to the main part, that is input characteristic and output characteristic। तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे input characteristic of common emitter configuration। तो input characteristic of common emitter configuration क्या है, it is a graph which is plotted between input voltage versus input current। तो जैसा कि आपको अभी डायग्राम में दिखा रहा था मैं, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बेस टू इमीटर वोल्टेज। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका हमेशा वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज को आपने मार्क किया यहाँ पे VBE, बेस टू इमीटर वोल्टेज, यूनिट उसकी वोल्ट है। सिमिलरली जो आपका इनपुट करंट है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वो आपका बेस करंट है IB। और IB का जो रेंज होता है वो माइक्रो एम्पियर होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को क्लियर होना चाहिए। IB इज इन माइक्रो एम्पियर, IC और I मिली एम्पियर में होता है। तो बेस करंट इज ऑलवेज इन माइक्रो एम्पियर, क्योंकि बहुत कम होता है, मैं आपको समझा चुका था वो, ओनली 2% ऑफ द करंट विल कंस्टिट्यूट इन बेस टर्मिनल, तो उसको माइक्रो एम्पियर की रेंज रहती है। और मिली एम्पियर में आपका रेंज किसका रहेगा, कलेक्टर करंट का और इमीटर करंट का। तो यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस में आपको जो मार्क किया हुआ है दैट इज योर इनपुट वोल्टेज इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज बेस करंट। तो ये अलग अलग रेंज के हिसाब से दिया हुआ है, 2 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर, 6, 8, 10, 12। और यहाँ पे आपका वोल्टेज जो है वो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। जैसा कि आपको पता है जब आपका कटिंग वोल्टेज रीच होता है तभी करंट फ्लो होना चालू होता है डायोड में। तो ये जो है वो सब चीज़ क्या है, ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट जो चीज़ से बना हुआ है वो डायोड से ही बना हुआ है, तो वो चीज़ का ही वर्किंग आपको नज़र आएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वर्किंग इन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को जो कंट्रोल करने वाली चीज़ है
इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को जो कंट्रोल करने वाली चीज़ है वो आउटपुट का वोल्टेज है। हमेशा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने वाली चीज़ क्या होती है? आउटपुट का वोल्टेज। तो आउटपुट का वोल्टेज क्या है यहाँ पे? VCE। तो VCE की वैल्यू के हिसाब से आपके बेस करंट में, इनपुट के करंट में चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। ये चीज़ हम लोग ने कॉमन बेस इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी अंडरस्टैंड किए थे। जो इमीटर करंट का अर्ली इफेक्ट, जब ये आप इधर पे जिस तरीके से रिवर्स बाइसिंग ज़्यादा अप्लाई करोगे तो जंक्शन उतना ज़्यादा रिवर्स बाइस होगा, तो उतना ज़्यादा डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी तो आपका इमीटर करंट में ज़्यादा फ्लो होगा, बेस करंट में रिडक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व होगी, समझा रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वर्किंग, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इन इनपुट में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास क्या है? इनपुट करंट क्या है? बेस करंट। और इनपुट वोल्टेज क्या है? VBE। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो इनपुट जो जंक्शन है ये भी एक क्या आपका एक PN जंक्शन डायोड ही है। ये बेस में आपका क्या है? P टाइप सेमीकंडक्टर। और इमीटर टर्मिनल में क्या आपका N टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का, तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का जो सिर्फ इनपुट पार्ट है वो एक नॉर्मल PN जंक्शन डायोड है विच इज़ इन फॉरवर्ड बायस। विच इज़ इन विच कंडीशन? फॉरवर्ड बायस। तो एक नॉर्मल फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड है आपका। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इन इनपुट पार्ट, इट इज़ नथिंग बट अ नॉर्मल फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड। तो नॉर्मल फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड है। जब तक आपका कट इन वोल्टेज रीच नहीं होता ये जंक्शन में, तब तक आपका बेस करंट मिलेगा नहीं। जैसे ही आपका एक बार कट इन वोल्टेज रीच हो जाएगा, 0.7 वोल्ट या 0.6 वोल्ट रीच होगा, देन सडनली वहाँ पे आपका वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, अब करंट आपका इंक्रीज होना चालू होगा। तो यही सेम चीज़ आपको इधर पे दिखाई दे रही है ये कैरेक्टरिस्टिक में। जब तक आप बेस टू इमीटर वोल्टेज अपने कटिंग वोल्टेज तक नहीं आता है, 0.6 तक नहीं आता है, देन देर इज़ नो करंट विल इज फ्लोइंग थ्रू द डायोड। तो उस डायोड के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो होता है, जैसा कि आपको फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड में मालूम है। जैसे ही आपका कटिंग वोल्टेज रीच होगा फिर वहाँ से डायोड के थ्रू करंट फ्लो होना चालू होता है। तो ये बेस करंट तभी फ्लो होना चालू होगा जैसे ही आपका डायोड का कटिंग वोल्टेज रीच होगा। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ये क्या काम करता है? एक नॉर्मल फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड का ही काम करता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं क्या बता रहा था, कंट्रोल करने वाला चीज़ क्या है आपका? VCE, कलेक्टर टू इमीटर आउटपुट वोल्टेज। और ये कलेक्टर टू इमीटर आउटपुट वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये बैटरी सप्लाई के ऊपर। तो जितना ज़्यादा आप रिवर्स बाइजिंग अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी। जो आउटपुट का जो दूसरा PN जंक्शन है, जो दूसरा PN जंक्शन है आपका, उस PN जंक्शन को आप रिवर्स बाइजिंग दे रहे हो ये बैटरी सप्लाई करेक्ट करके। तो जितना ज़्यादा बैटरी सप्लाई आप इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा रिवर्स बाइजिंग होगी, उतना ज़्यादा इसका आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका इसका डिप्लीशन उतना ज़्यादा रिवर्स बाइजिंग अप्लाई करके उतना ज़्यादा ये पर्टिकुलर PN जंक्शन का डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ेगा। तो जब डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका कलेक्टर करंट कम फ्लो होगा, कलेक्टर करंट कम फ्लो होगा, आपका बेस करंट कम फ्लो होगा, और इमीटर करंट ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा इमीटर से टर्मिनल से आपके इलेक्ट्रॉन्स पहुंच नहीं पाएंगे आगे कलेक्टर में और बेस में। तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व होगी कि बेस करंट क्या होगा? रिड्यूस होगा जितना ज़्यादा आप आगे का सप्लाई इंक्रीज करोगे। जितना ज़्यादा आप सप्लाई इंक्रीज करोगे कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज बढ़ेगा। कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज बढ़ेगा मतलब क्या हो रहा है? इस तरफ का PN जंक्शन का डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ रहा है। डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है बेस करंट विल रिड्यूस, कलेक्टर करंट विल रिड्यूस। ओनली इंक्रीज किस में होगा? इमीटर करंट में होगा। तो इमीटर करंट क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से पार कर नहीं पाएंगे ये बीच वाले सेमीकंडक्टर में और लास्ट वाले सेमीकंडक्टर में। तो ये चीज़ हम लोग ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ चुके थे, सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत ये है कि यहाँ पे VCE जो है कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट हुआ है, ना कि जीरो से। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिया हुआ है, फर्स्ट इट इज स्टार्ट विद 0.5 वोल्ट, नॉट एट 0 वोल्ट। यहाँ पे VCE पहला जो ग्राफ जो बना है वो 0.5 से स्टार्ट हुआ है, फिर बाद में वैल्यू को आपने बढ़ाए तो VCE बढ़ाए 1 वोल्ट किए। तो जब जब आप VCE को बढ़ाते जाओगे बेस करंट में क्या होते जाएगा? रिडक्शन होते जाएगा, क्योंकि ये चीज़ अर्ली इफेक्ट आपको पता है। इमीटर करंट बढ़ता है लेकिन बेस करंट क्या होता है? घटता है। तो वहाँ पे इनपुट में इमीटर करंट था इसलिए वहाँ पे अर्ली हो रहा था, जल्दी ग्राफ बन रहा था, जल्दी दिख रहा था।
यहाँ पे बेस करंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो जितना ज़्यादा आप वैल्यू वीसी की बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बेस करंट की वैल्यू कम होगी, यानी आगे बढ़ते जाएगा। अगर मैं वीसी 2 वोल्ट करूँगा तो ये अभी ग्राफ आगे प्लॉट होगा, इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट होगा। वीसी 3 वोल्ट करूँगा तो और करंट में रिडक्शन होगा, इधर पे आगे बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप वीसीई की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे उतना ज़्यादा बेस करंट आपका रिडक्शन होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। और ये फिनोमिनन वही है फिनोमिनन अर्ली इफेक्ट, जहाँ पे इमीटर करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इमीटर करंट बढ़ रहा है, बेस करंट घट रहा है, कलेक्टर करंट घट रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये अर्ली इफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट है। खाली रहा सवाल एक ये कि हम लोग ने वीसीई को सम पॉजिटिव वैल्यू से क्यों स्टार्ट किया हुआ है। Why we have started this VCE from 0.5 वोल्ट ओनली, नॉट एट 0 वोल्ट। 0 वोल्ट से क्यों नहीं स्टार्ट किए? तो इसका रीज़न एक ये है कि ये प्रिकॉशनरी रीज़न की वजह से हम लोग ने इसको पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट किया। व्हाट इज़ द प्रिकॉशनरी रीज़न टू स्टार्ट VCE सम पॉजिटिव वैल्यू? अगर आप ध्यान से देखोगे तो VCE अगर 0 करते हो, यानी ये पर्टिकुलर आप बैटरी सप्लाई रिमूव कर देते हो, तो बैटरी सप्लाई रिमूव कर दोगे देन देयर विल बी नो वोल्टेज, नो कलेक्टर करंट विल फ्लो। यानी कलेक्टर टर्मिनल कहाँ पे होगा? जीरो पोटेंशियल पे होगा। कलेक्टर टर्मिनल विल बी एट जीरो पोटेंशियल, और ऑलरेडी आप बेस टर्मिनल को फॉरवर्ड बाइजिंग दे रहे हो। तो फॉरवर्ड बाइजिंग दे के, ये फॉरवर्ड बाइजिंग दे के इसके सामने पोटेंशियल कितना रहेगा? 0.7 वोल्ट तक रहेगा, क्योंकि आपको पता है कट इन वोल्टेज जब होता है डायोड का कंडक्ट करने का तो कितना होता है? 0.7। तो बेस टर्मिनल आपका 0.7 पे होगा। और अगर आप VCE को 0 रखते हो, कुछ भी नहीं देते हो, कलेक्टर पे 0 रखते हो, तो ध्यान से देखोगे तो ये पोटेंशियल आपका हायर हो जाएगा और ये पोटेंशियल आपका लोअर हो जाएगा। तो बेस टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल एंड कलेक्टर टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल एज इट इज 0। तो कलेक्टर टर्मिनल 0 है क्योंकि कोई सप्लाई नहीं है, कलेक्टर करंट 0, तो ये 0 वोल्ट पे रहेगा। और बेस टर्मिनल जो है आपका बेस टू इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइजिंग करने की वजह से, तो बेस टर्मिनल में आपका मिनिमम आपका कट इन वोल्टेज कितना रहेगा? 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। तो ये 0.7 वोल्ट पे रहेगा, ये 0 पे रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अब ये जो जंक्शन है वो क्या बन जा रहा है? इट इज़ गोइंग टू बिकम व्हाट? क्या बन जाएगा? कौन बताएगा मुझे? कि बेस टर्मिनल आपका 0.7, कलेक्टर आपका कितना? 0। तो फिर ये क्या बन जाएगा? फॉरवर्ड बाइस बनेगा या रिवर्स बाइस बनेगा? ये बेस जंक्शन आपका, बेस टर्मिनल आपका 0.7 वोल्ट, कलेक्टर टर्मिनल आपका 0 वोल्ट। तो ये जो जंक्शन है बेस टू कलेक्टर जंक्शन, तो बेस टू कलेक्टर जंक्शन विल बिकम व्हाट? फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस? फॉरवर्ड बाइस बनेगा या रिवर्स बाइस बनेगा? सिर्फ एक चीज बता दीजिए मुझे आप लोग। वाई रिवर्स? फॉरवर्ड बाइस बनेगा ना, जब ये आपका हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो बेस टू कलेक्टर जंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो बेस टू कलेक्टर जंक्शन क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो ये चीज़ को हम लोग को अवॉइड करना है ताकि ये बेस टू कलेक्टर जंक्शन अपने आप से फॉरवर्ड बाइस ना बन जाए। हम लोग हालांकि यहाँ पे कुछ कनेक्ट नहीं कर रहे, कुछ दे रहे नहीं है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे VC को 0 रखेंगे, VC को 0 देंगे, ये बैटरी सप्लाई रिमूव रखेंगे, कुछ नहीं देंगे, 0 वोल्ट पे रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कलेक्टर टर्मिनल कहाँ पे रहेगा? 0 वोल्ट पे रहेगा। और बेस टर्मिनल यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस होकर कितने पे रहेगा? 0.7 पे। तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो दिस PN जंक्शन विल बिकम व्हाट? फॉरवर्ड बाइस। दिस PN जंक्शन विल बिकम व्हाट? फॉरवर्ड बाइस। बेस टर्मिनल पे 0.7, कलेक्टर टर्मिनल पे 0 वोल्ट, तो दिस जंक्शन विल बिकम फॉरवर्ड बाइस। तो ये अननेसेसरी फॉरवर्ड बाइस को अवॉइड कराने के लिए हम लोग को प्रिकॉशनरी ये VCE की सम पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट करना पड़ता है। बात समझ में आई? तो बिकॉज ऑफ दिस अननेसेसरी फॉरवर्ड बाइजिंग ऑफ बेस टू कलेक्टर जंक्शन, ये बेस टू कलेक्टर जंक्शन अपने आप से फॉरवर्ड बाइस ना हो जाए, अगर हम लोग VCE को 0 वोल्ट देकर रखते हैं इनिशियली, तो वो चीज़ को अवॉइड कराने के लिए हम लोग VCE को कुछ पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको ग्राफ में VCE का पहला वैल्यू जो आपको नज़र आ रहा है वो 0.5 वोल्ट नज़र आ रहा है। तो ऐसा करने से क्या होगा? जब ऑलरेडी यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे रहेगा तो ये आपका बेस टू कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होने से अवॉइड हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये अननेसेसरी बेस टू कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस ना हो जाए, दैट्स वाई फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस वी आर स्टार्टिंग द VC वैल्यू सम पॉजिटिव वैल्यू। तो मिनिमम कितने वैल्यू से स्टार्ट किया हुआ है? 0.5 से आपको ग्राफ दिख रहा है।
कि जैसे जैसे आप VC की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बेस करंट में आपका रिडक्शन होता जाएगा। ये रिडक्शन क्यों होता जाएगा, जैसा कि आपको पता है ये VC रिवर्स बाइजिंग है, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज है। रिवर्स बाइजिंग में डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होती है, बढ़ती है। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होगी, बढ़ते जाएगी और आपका इमीटर करंट बढ़ेगा, बेस करंट कम होगा, कलेक्टर करंट कम होगा। तो कलेक्टर करंट बेस करंट क्या होगा आपका, कम होगा। तो ये चीज़ आपको इसलिए ग्राफ में इस तरीके से शो हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही है कि बेस करंट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो ये पूरा होल कैरेक्टरिस्टिक था आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इट इज़ अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन VB वर्सेस IB और कांस्टेंट कौन सी चीज़ को रख के, VC को कांस्टेंट रख के। तो एट कांस्टेंट VC वी आर प्लॉटिंग द VB वर्सेस IB। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। So input characteristic in common emitter configuration is a graph which is plotted between input voltage VB versus input current IB at constant output voltage VC. In forward bias input section it works as a forward bias PN junction diode. तो ये फॉरवर्ड बायस में किसके जैसा काम करता है, नॉर्मल फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड के जैसा काम करता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कलेक्टर टू बेस जंक्शन फ्रॉम फॉरवर्ड बायस VC स्टार्ट विद सम पॉजिटिव वैल्यू। तो जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि ये अननेसेसरी बेस टू कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस ना हो जाए, तो इसके लिए हम लोग को VC को स्टार्ट करना पड़ता है एट सम पॉजिटिव वैल्यू से। पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एज VC इंक्रीजेस, जैसा जैसा आप VC को बढ़ाओगे IB विल स्लो ड्यू टू अर्ली इफेक्ट फिनोमिनन। और जैसे जैसे आप VC वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो बेस करंट जो इनपुट का जो करंट है वो क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। बिकॉज VC को इंक्रीज करके जो आउटपुट जंक्शन की तरफ जो PN जंक्शन है उसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। और डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है बेस करंट कम होगा, कलेक्टर करंट कम होगा। तो ये जो फेनोमेना है अर्ली इफेक्ट फेनोमेना, उस अर्ली इफेक्ट फेनोमेना की वजह से बेस करंट कम होता जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सारी चीज़ मैंने समझाया, एक एक चीज़ मैंने आपको समझाया। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है, एक पैरामीटर आता है जिसको बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज़ द इनपुट रेजिस्टेंस, डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक टर्म आएगी आपके पास, एक टर्म कैलकुलेट पूछता है, डिफाइन करने के लिए भी पूछता है। जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CE कॉन्फ़िगरेशन बनाने बोलता है तो एक टर्म डिफाइन करने के लिए भी बोलता है, डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस RI। तो डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, इट इज़ द चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। तो डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। तो चेंज इन इनपुट वोल्टेज क्या होगा, बेस टू इमीटर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज, कितना चेंज इन इनपुट वोल्टेज हुआ इन ऑर्डर टू गेट द चेंज इन आउटपुट करंट। तो कितने अमाउंट में इनपुट वोल्टेज चेंज हुआ, कितने अमाउंट में इनपुट करंट चेंज हुआ, उसका रेशियो आपका क्या देता है, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये जो डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस है उसको डिनोट किया हुआ है RI से। डेल्टा जो है वो क्या है आपका, चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज VB, डेल्टा IB। ये V नहीं है, डेल्टा IB। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन इनपुट बेस करंट। तो ये डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज VB टू द चेंज इन इनपुट करंट IB एट कांस्टेंट, क्या चीज को कांस्टेंट रख के, VC आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख के। तो ये चीज पे आपको ग्राफ में भी आपको नजर आ रहा होगा, ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ पे आपने 2 पॉइंट लिए। तो ये जो 2 पॉइंट लिए तो 2 पॉइंट से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना इनपुट वोल्टेज चेंज हुआ हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में आपको क्या दिख रहा है, चेंज इन इनपुट वोल्टेज, और वर्टिकल में आपको क्या दिख रहा है, चेंज इन आउटपुट करंट। तो ये चेंज इन इनपुट करंट। तो चेंज इन इनपुट करंट, चेंज इन इनपुट वोल्टेज, इन दोनों का रेशियो क्या देता है आपको, डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस देता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो जिस तरीके से हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को देखा था, उसी तरीके से कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है और लगभग सिमिलर ही है। आपको लगभग सिमिलर टाइप का ही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नजर आ रहा होगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। तो इस कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या चीज़ पहले तो ये समझना है, इट इज़ अ ग्राफ विच इज़ प्लॉटेड बिटवीन आउटपुट वोल्टेज VC वर्सेस आउटपुट करंट। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो आउटपुट वोल्टेज आपका क्या है, VCE, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VCE, और आउटपुट करंट आपका क्या है, IC। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जो चीज़ मैंने यहाँ पे बनाया था।
सो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट वोल्टेज क्या है, VCE, और आउटपुट करंट क्या है आपका IC। और कौन सी चीज़ कंट्रोल करेगी आउटपुट को, ये इनपुट की बेस करंट कंट्रोल करेगी। सो इनपुट बेस करंट के हिसाब से आपका आउटपुट में कलेक्टर करंट में चेंजेस ऑब्जर्व होगा। तो जितना बेस करंट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा। वो क्या रिलेशन है वो चीज़ अभी अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आपका जो है ग्राफ, इट इज़ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है आपका, इधर पे क्या दिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज दैट इज़ VCE, और आउटपुट करंट आपका क्या है इधर पे IC। तो ये दोनों के बीच में जो ग्राफ प्लॉट हुआ है उसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो इनिशियली जब आप बेस करंट नहीं दोगे, इनिशियली जब आप बेस करंट नहीं अप्लाई करोगे, इनपुट में कोई सप्लाई नहीं दोगे, तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा। तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो आउटपुट में क्या फ्लो होने वाला है, लीकेज करंट फ्लो होगा। तो आउटपुट में जो लीकेज करंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ये इधर पे मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जब आप इनपुट में कुछ अप्लाई नहीं कर, तो आउटपुट का कलेक्टर करंट भी जीरो रहेगा, लेकिन वो एग्जैक्टली पूरा जीरो नहीं रहेगा, सम लीकेज करंट विल फ्लो। वो लीकेज करंट को यहाँ पे मार्क किया हुआ है, उस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। तो IC इज नॉट गोइंग टू एग्जैक्टली प्योरली एग्जैक्टली जीरो, सम लीकेज करंट ऑफ IC विल फ्लो। तो वो रीजन को मार्क किया हुआ है, क्या रीजन से मार्क किया हुआ है, कट ऑफ रीजन। ये आपका कट ऑफ रीजन है जहाँ पे आप इनपुट में बेस करंट को जीरो रखोगे तो कलेक्टर करंट भी जीरो रहेगा, लेकिन सम अमाउंट ऑफ लीकेज करंट रहेगा, पूरा एक्जैक्टली जीरो नहीं रहेगा, सम लीकेज करंट विल फ्लो। और उस रीजन को बोलते हैं, आपको कट ऑफ रीजन बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, अब जब जब आप बेस करंट को इंक्रीज करोगे तब तब आपको IC जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज मिलेगा। बेस करंट की जो रेंज है वो किस में, माइक्रो एम्पियर में, और कलेक्टर करंट की जो रेंज है वो किस में, मिली एम्पियर में। तो बेस करंट इज इन माइक्रो एम्पियर, कलेक्टर करंट इज इन मिली एम्पियर। तो जब जब आप बेस करंट को इंक्रीज करोगे तब तब आपको कलेक्टर करंट में इंक्रीज मिलेगा। और वो क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन के हिसाब से इंक्रीज होता है, क्या अमाउंट के हिसाब से, वो चीज़ का अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। एक टर्म होती है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो है बीटा, जिसको बोलते हैं गेन। क्योंकि आपने पढ़ चुके हो, अंडरस्टैंड कर चुके हो, एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर किसके जैसा काम करता है, एम्पलीफिकेशन के जैसा काम करता है। तो एम्पलीफिकेशन कितने के हिसाब से करेगा, कुछ ना कुछ गेन सेट होगा, उसके हिसाब से ही तो करेगा ना। तो वो गेन क्या है, तो वो गेन है आपका बीटा है। तो बीटा इज द करंट गेन इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो बीटा जो है वो आपका कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन है। करंट गेन मतलब क्या, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, कलेक्टर IC, और इनपुट करंट क्या होता है, IB। तो बीटा का जो फॉर्मूला है वो IC अपॉन IB। तो ध्यान से देखोगे, बीटा इजिकल्स टू क्या है, IC अपॉन IB। हमेशा गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये बीटा किसका गेन है, करंट का गेन है। तो आउटपुट करंट क्या है, IC, इनपुट करंट क्या है, IB। तो ये बीटा इजिकल्स टू IC अपॉन IB। अब जो अमाउंट में आप बीटा रखे हुए रहेंगे, मैन्युफैक्चर सेट किया रहेगा, अभी बीटा फॉर एग्जांपल 100 का है, तो बीटा जो गेन है अगर वो 100 का गेन सेट किया हुआ है, तो इनपुट में आप 10 माइक्रो एम्पियर दे रहे हो, तो 100 से गेन से मल्टीप्लाई हो गया, आउटपुट में कलेक्टर करंट कितना बनेगा, 1000 माइक्रो एम्पियर विच इज 1 मिली एम्पियर। तो इफ यू आर गिविंग बेस करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर, तो आपको कलेक्टर करंट कितने का मिलेगा, 1 मिली एम्पियर का मिलेगा। वाई, बिकॉज बीटा जो करंट गेन है वो आपने सेट करके रखे हो, एडजस्ट करके रखे हो, मैन्युफैक्चर ने बना के रखा है कितने का, 100 का। तो बीटा इज द करंट गेन एम्पलीफिकेशन, जो आपको इनपुट के करंट को आउटपुट में बढ़ा के देगा। तो कितने के अमाउंट से बढ़ा के देगा वो गेन डिसाइड करता है। तो जितने का गेन आप सेट करके रखोगे, जितने का गेन आपका मैन्युफैक्चर डिजाइन करके रखा हुआ रहेगा, उतने के गेन के हिसाब से उतना दुगना मिलेगा आपको, उतना मल्टीपल होके मिलेगा। तो इसीलिए ये ग्राफ पे आपको दिख रहा होगा, इफ द बेस करंट इज ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर, अगर बेस करंट आपका 10 माइक्रो एम्पियर है, तो आउटपुट में जो आपको कलेक्टर करंट है वो कितने मिली एम्पियर का मिलेगा, 1 मिली एम्पियर का मिलेगा। क्योंकि बीटा जो करंट गेन है वो कितने का है, 100 का है, तो 100 से मल्टीप्लाई होके। सिमिलरली अगर इनपुट बेस करंट आप 20 माइक्रो एम्पियर का देते हो, तो 20 माइक्रो एम्पियर का बेस करंट देंगे तो आपको आउटपुट में कलेक्टर करंट कितने मिली एम्पियर का मिलेगा, 2 मिली एम्पियर का। सिमिलरली बेस करंट अगर आप 30 माइक्रो एम्पियर का देते हो, तो आपको आउटपुट में कलेक्टर करंट कितने मिली एम्पियर का मिलेगा, 3 मिली एम्पियर का। तो ये जो रीजन है जहाँ पे आपको बढ़ा के मिल रहा है आउटपुट, इनपुट में आप कम दे रहे हो लेकिन आउटपुट में आपको बढ़ा के मिल रहा है, उस रीजन को बोलते हैं एक्टिव रीजन, और ये एम्पलीफिकेशन होता है। तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर इज वर्क एज अ एम्पलीफायर इन एक्टिव रीजन। तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है, वो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर आपका एम्पलीफिकेशन का जैसा काम करता है एक्टिव रीजन में। इनपुट में कम दोगे, आउटपुट में उसका मल्टीपल होके मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस करंट गेन, करंट गेन की वजह से। तो आई होप आप लोग को करंट गेन का फॉर्मूला समझ में आया होगा।
व्हाट इज द करंट गेन, करंट गेन जो डिनोट होता है वो किससे डिनोट करता है, बीटा से डिनोट होता है। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन है उसको डिनोट करते हैं बीटा से, और वो क्या होता है आई सी अपॉन आई बी, बिकॉज आउटपुट करंट क्या है आपका आई सी और इनपुट करंट क्या है आपका आई बी। तो आई सी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, अगर आप इस आई सी को कैलकुलेट करोगे खाली तो ये आई बी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा बीटा मल्टीप्लाई बाय आई बी। तो अगर बीटा 100 का है और आई बी आप 10 माइक्रो एम्पियर का दे रहे हो तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है 1000 माइक्रो एम्पियर। 1000 माइक्रो एम्पियर इज नथिंग बट 1 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से ये सब बढ़ते हुए दिखाई देगा आपको। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन आउटपुट वोल्टेज VCE वर्सेस आउटपुट करंट IC एट कांस्टेंट इनपुट करंट। तो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का वो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट हुआ है, आउटपुट वोल्टेज VCE वर्सेस आउटपुट करंट, और कौन सी चीज़ को कांस्टेंट रखे, इनपुट करंट बेस को कांस्टेंट रखे। व्हेन IB इज 0, जब IB आपने 0 रखे थे कुछ भी नहीं दिए थे तो सम लीकेज करंट विल फ्लो एंड दिस रीजन इज नोन एज व्हाट कट ऑफ रीजन। तो जब आपने IB को 0 रखा है, बेस करंट को 0 रखा है तो कुछ लीकेज करंट फ्लो होगा आउटपुट से, उस लीकेज करंट जो फ्लो हो रहा है उस रीजन को बोला जाता है कट ऑफ रीजन। ठीक है, फिर इसी तरीके से व्हेन IB 10 माइक्रो एम्पियर, अब जब IB को आप बढ़ाओगे तो IC आपको कितना मिलेगा 1 मिली एम्पियर। क्यों, जब IB आपने 10 माइक्रो एम्पियर का दिए तो IC आपको 1 मिली एम्पियर का क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ करंट गेन बीटा। तो करंट गेन बीटा की वजह से आपको मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है, तो गेन के हिसाब से आपको उतना ज़्यादा मिलता है, एम्पलीफाई होकर मिलता है। एंड दिस रीजन इज नोन एज व्हाट एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन में हमेशा आपको आउटपुट क्या मिलेगा, बढ़ा के मिलेगा। एक्टिव रीजन में हमेशा आपको आउटपुट बढ़ा के मिलेगा। तो इनपुट में 10 माइक्रो एम्पियर दिए तो आउटपुट में 1 मिली एम्पियर मिलेगा। इनपुट का बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर दिया तो आउटपुट में कलेक्टर करंट 2 मिली एम्पियर का मिलेगा। इनपुट में बेस करंट अगर 30 माइक्रो एम्पियर का दिए तो बिकॉज ऑफ दे गेन, करंट गेन की वजह से उतना गेन का मल्टीप्लाई होकर आउटपुट में आपको कलेक्टर करंट बढ़ा के मिलेगा। तो ये रीजन को बोला जाता है एक्टिव रीजन। तो ये आपका एक्टिव रीजन है। और लास्ट पॉइंट इसमें ये दिया हुआ है व्हेन VCE इज नियर टू 0, जब VCE को आप 0 के करीब में रखते हो तो IC जो है वो ड्रॉप होता है 0 की तरफ एंड दिस रीजन इज नोन एज सैचुरेशन रीजन। जाहिर सी बात है जब आप VCE को 0 के करीब में रखोगे, इस सर्किट डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, जब VCE को 0 की तरफ रखोगे, जब आपका VCE कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को ही 0 करोगे तो ये कलेक्टर करंट क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप होगा 0 की तरफ गिरेगा। तो VCE को 0, यानी VCE अगर 0 के करीब में है तो IC भी आपका क्या होगा, 0 के करीब नहीं होगा, ड्रॉप होगा। तो इसके लिए ग्राफ में जब आप VCE को कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को 0 के रीजन में रखोगे तो ये जो कलेक्टर करंट है वो भी ड्रॉप हो रहा है 0 की तरफ। तो व्हेन VCE इज इन द रीजन ऑफ 0, जब आपका कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज नियर टू द 0 वैल्यू होता है तो नियर टू द 0 वैल्यू होने की वजह से आपका कलेक्टर करंट भी 0 के वैल्यू के तरफ होता है, रिड्यूस होता है, 0 की तरफ रिड्यूस होता है। उसके आगे आप देखोगे तो आपको बढ़ाते हुए दिखाई देगा, लेकिन क्लोजर टू द 0, क्लोजर टू द 0 वैल्यू आपका कलेक्टर करंट भी क्या होगा, 0 की तरफ गिरेगा, ड्रॉप होगा 0 की तरफ। तो ये जो रीजन है जहाँ पे 0 की तरफ ड्रॉप हो रहा है आपका कलेक्टर करंट बिकॉज ऑफ दिस VCE एट 0 वैल्यू, तो उस रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। तो ये रीजन आपका क्या है, सैचुरेशन रीजन, जहाँ पे आपका VCE 0 रीजन के 0 वैल्यू के करीब में है तो कलेक्टर करंट भी ड्रॉप हो रहा है 0 की तरफ। तो ये कलेक्टर करंट आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, 0 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि VCE 0 की तरफ है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखाया हुआ है, when VCE is near to 0 volt, IC drop to 0 and this region is known as what, saturation region। तो जिस तरीके से हम लोग ने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस पढ़े थे, उसी तरीके से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, जिसको डिनोट करते हैं RO से। तो डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, तो डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट करंट। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट वोल्टेज क्या है VCE और आउटपुट करंट क्या है IC। तो कितने के अमाउंट से चेंज हुआ आपका आउटपुट वोल्टेज और कितने के अमाउंट से चेंज हुआ आपका आउटपुट करंट, तो उन दोनों का रेशियो आपको क्या देगा, डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस देगा। R इजिकल्स टू क्या होता है, V अपॉन आई, आपको सबको पता होगा रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन आई होता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है। तो यहाँ पे डायनेमिक मतलब चेंज, तो चेंज को डिनोट किससे किया, डेल्टा से। तो डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC। तो व्हाट इज द डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस, तो डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन आउटपुट करंट IC एट कांस्टेंट IB। तो क्या हिसाब से आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, अपॉन क्या, अपॉन अमाउंट के हिसाब से आपका आउटपुट करंट चेंज हो रहा है। तो डैट
thing is known as what? Output, dynamic output resistance RO. So change in output voltage upon change in output current, it is nothing but dynamic output resistance. आई होप आप लोग ये सब चीज़ क्लियर हो गई होगी, समझ में आओगी। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा। तो ये जो आपका करंट एम्पलीफिकेशन है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, जिसको डिनोट करते हैं किससे? बीटा से। और वो किसका किसका रेशियो होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। तो बीटा जो है वो रेशियो ऑफ आउटपुट करंट इनपुट करंट के बीच में है। तो आउटपुट करंट क्या होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में? IC। और इनपुट करंट क्या होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में? IB। तो IC अपॉन IB जो है वो आपका क्या है? बीटा, दैट इज करंट गेन। तो ये करंट गेन है आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, जिसका फॉर्मूला हम लोग ने देखा अभी, अंडरस्टैंड किया। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और इससे पहले जो मैंने समझाया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ध्यान से आप लोग को समझना, अंडरस्टैंड करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक में ये इसका इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप लोगों को समझाया, मैंने समझाने की कोशिश किया सही तरीके से। 3 रीजन यहाँ पे भी मार्क किए हुए, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ रीजन वहाँ पे जहाँ पे लीकेज करंट फ्लो होता है, एक्टिव रीजन वहाँ पे जहाँ पे आपको एक्चुअल एम्पलीफिकेशन मिलता है, इनपुट का आउटपुट में बढ़ा के मिलता है। और सैचुरेशन रीजन जहाँ पे आपका कलेक्टर करंट जीरो की तरफ डिक्रीज हो रहा है, जीरो की तरफ रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज नियर टू द जीरो वैल्यू। तो जब कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज नियर टू द जीरो वैल्यू होगा, जाहिर सी बात है आपका कलेक्टर करंट भी रिड्यूस होगा जीरो की तरफ। और इस रीजन को मार्क करके जो बताया गया वो कौन सा रीजन है? सैचुरेशन रीजन। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मेरे ख्याल से मैंने अपना कोशिश किया समझाने की, बताने की। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर ओवर हियर ओनली। तो मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। प्लीज़ इसी तरीके से ज्वाइन करो, स्टडी करो, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच।